नमस्कार दोस्तों। आधुनिक हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने की। इस चैप्टर में आपके दो कविताएं हैं, एक है कविता के बहाने और एक है बात सीधी थी पर। दोनों ही कविताओं की चर्चा करेंगे, लेकिन बात सीधी थी पर जो सेकंड कविता है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आने वाले टाइम में अपलोड करूंगा और यहां पर हम केवल कविता के बहाने कविता की व्याख्या की बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के इसे हम शुरू करते हैं। कुंवर नारायण की ये कविता है और कविताओं में से आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, तो उसी को आधार मानकर यहां पर हम बात करेंगे। अनेक स्टूडेंट्स का ये प्रश्न था कि कवि परिचय आप इसमें नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट कविता पढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं कवि परिचय आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि वहां से बाकायदा अलग से प्रश्न आता है आपके कवि परिचय का। तो वहां पर परिचय की चर्चा करेंगे, कहाँ जन्म हुआ कवि का, क्या क्या उनकी विशेष रचनाएं हैं, किस तरह से कवि परिचय आपको लिखना, सारी चीजें वहां पर मैं आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करते रहिए। जो भी मेरे नई वीडियोज आ रहे हैं एक भी मिस मत करिए, पूरे देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। कविता के बहाने कविता को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले मैंने आपको जो पतंग कविता पढ़ाई थी उसमें मैंने बात की थी दृश्य और श्रव्य बिंबों के बारे में, कि इसमें एक तो होता है दृश्य बिंब और एक होता है श्रव्य बिंब। ये मैंने समझा भी दिया था दृश्य और श्रव्य बिंब क्या होता है, लेकिन कविता में मैंने ये शायद बात नहीं की थी कि कौन कौन सी पंक्तियों में कौन कौन से बिंब हैं। तो आइए फटाफट मैं ये दो बात आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे की कविता पर चलेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो पंक्ति देख रहे हैं, इसमें देखिए घंटी बजाने की बात की गई है। घंटी बजाने की बात करके कवि मानो आपको ये ध्वनि सुनाना चाहता है कि घंटी की आवाज अब अपने आप आपके कानों में एक आभासित हो जाती है ध्वनि, कि घंटी की आवाज कैसे सुनाई पड़ती है। तो यहां पर आप देखेंगे इसे कहते हैं हम श्रव्य बिंब। नीचे आप देख रहे हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो इशारा तो दिखाई पड़ता है, उसका वर्णन कवि ने कर दिया है। ऐसी स्थिति में यहां पर होगा दृश्य बिंब। इस प्रकार के बिंबों का इस कविता में प्रयोग है। दो उदाहरणों से आगे आने वाले वीडियोज में या आगे कहीं भी आप कविता पढ़ेंगे तो आप आराम से बिंब को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो हम लौटते हैं अपनी कविता के बहाने पर। आइए शुरू करते हैं। कवि कुंवर नारायण, देखिए पहली बात तो इस कविता में कह क्या रहे हैं। एक तो ये छंदमुक्त रचना है। छंदमुक्त रचना वह रचना होती है जिसमें विशेष रूप से जो छंद होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। छंदों का मतलब जैसे आपने सुना होगा सवैया है, कवित्त है, चौपाई है, दोहा, ये विशेष रूप से साहित्य के छंद होते हैं। इनका प्रयोग ना करके स्वच्छंद रूप से कविता लिखी जाए उसे छंदमुक्त रचना कहते हैं। साहित्य में इसका प्रयोग निराला ने शुरू किया था, वो एक साहित्य हिंदी साहित्य की बात है। और अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट आप में से कोई, तो उनको पता भी होगा। इसके अलावा इसमें खड़ी बोली हिंदी है। आप सीधा खड़ी बोली लिख सकते हैं या फिर खड़ी बोली हिंदी लिख सकते हैं। जब आप विशेष लिखेंगे तो वहां पर आप ये लिखेंगे। जल्द ही मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सप्रसंग व्याख्या किस तरह से लिखें ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। फिलहाल हम कविता के बहाने की व्याख्या की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, इसमें कवि जो है कविता की तुलना करके बता रहा है कि कविता जो है किस मामले में बाकियों से श्रेष्ठ है और कौन सी ऐसी चीज है जो कविता के रूप में, यानी कविता की तुलनात्मक रूप से जो है कविता के समान ही है, कविता के जैसा ही भाव लिए हुई है। तो तीन इसमें उदाहरण उन्होंने देखे हैं। तो आइए एक एक करके हम कविता को शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता में चिड़िया की उड़ान के समान ही एक उड़ान होती है। अर्थात जिस प्रकार चिड़िया बाहर भीतर का आंगन, इस घर उस घर, तात्पर्य क्या है कि कविता के अंदर चिड़िया के समान ही उड़ान होती है। जैसे चिड़िया अपने आसपास के परिवेश में, इस घर में उस घर में प्रत्येक परिवेश में उड़कर जा सकती है, उसी प्रकार कविता भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। वो भी अपना एक सफर तय करती है, उसमें भी एक उड़ान होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो लोगों तक पहुंचती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की जो उड़ान है उन दोनों में फर्क है, अंतर है। और अंतर यह है कि चिड़िया जो उड़ती है उसकी एक सीमा है। चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ान भर सकती है, जबकि कविता की उड़ान असीमित होती है। इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चिड़िया और कविता दोनों में एक भाव तो है कि दोनों में उड़ान होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है जबकि कविता असीमित होती है। इसलिए कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखें, दूसरी तुलना किससे कर रहे हैं कवि। दूसरी तुलना कवि ने की है कविता की फूलों से। कैसे की है आइए देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने।
कविता खिलना, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जहां कवि पाठकों से इस तरह की प्रश्न करता है ना, क्वेश्चनवाचक जिसे हम सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह जिन्हें कहते हैं हम, या क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है जहां पर प्रश्न किया जा रहा है तो इसे हम प्रश्न शैली कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं, जब आप विशेष लिखेंगे वहां पर प्रश्न शैली का प्रयोग है। कवि पाठकों से पूछ रहा है कि फूल कैसे जान सकता है, कविता के महत्व को क्यों नहीं जानेगा। देखिए व्याख्या, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि कविता भी फूलों के बहाने खिलती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी खिलती है, महकती है, आनंद देती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता के खिलने और महकने के महत्व को फूल नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फूल बाहर भीतर इस घर उस घर प्रत्येक परिवेश में खिलेगा, महकेगा, हर आंगन को महका देगा, लेकिन एक सीमा तक महकने के बाद जो फूल है वो मुरझाने लगता है। उसके बाद वो आगे महक नहीं सकता। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कविता बिना मुरझाए महकती है, इसलिए उसके महत्व को माने का मतलब मायना, महत्व। फूल क्या जाने, फूल उसका महत्व नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल एक सीमा के बाद मुरझाने लगता है, जबकि कविता हमेशा बिना मुरझाए लगातार सबको आनंदित करती है, सबको महक प्रदान करती है, सबको रस प्रदान करती है। इसलिए फूल भी कविता के महत्व को नहीं समझ सकता है, उसके खिलने के महत्व को नहीं जान सकता। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता भी बच्चों के खेलों के समान ही खेल है। अब खेल बताने के पीछे दो कारण हैं कि जिस प्रकार बच्चे तरह तरह के खेल बनाकर खेलते हैं, वैसे ही कवि भी शब्दों के साथ खेल खेलकर कविता की रचना करते हैं। आनंदमय होकर जैसे बच्चे हमेशा खेलों में डूबे रहते हैं, वैसे ही कविता भी सबको आनंद देती है। वह बाहर के भीतर के, यह घर वह घर, सारा परिवेश जो है सबको एक कर देती है। कविता किसी से भेदभाव नहीं करती। बच्चा भी वैसा ही होता है, वह अपने घर को, दूसरे के घर को, बाहर का आंगन, भीतर का आंगन, बाहरी व्यक्ति, अपने घर का सदस्य, हर व्यक्ति को एक कर देता है। अर्थात वो सबको एक समान ही मानता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, किसी में कोई अंतर नहीं रखता। वैसे ही कविता भी हर व्यक्ति को एक समान भाव से रस प्रदान करती है, वह कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। अब देखिए नीचे आपने देखा होगा, चिड़िया की जगह पर जब हमने बात की थी तो यहां लिखा था चिड़िया क्या जाने। फूल में देखिए लिखा हुआ था फूल क्या जाने, लेकिन आप यहां देख रहे हैं लिखा हुआ बच्चा ही जाने। इसका मतलब यह है कि बच्चा और कविता एक समान होते हैं। जिस प्रकार बच्चा प्रत्येक घर के आंगन को, बाहरी आंगन, भीतर का व्यक्ति कोई भी हो, प्रत्येक जगह वो हमेशा एक समान भाव से रहता, किसी से कोई भेदभाव उसका नहीं होता, किसी प्रकार का भेदभाव वो नहीं करता, वैसे ही कविता भी सबको एक समान भाव से रस प्रदान करती है, वह किसी से कोई अंतर नहीं रखती है। इसलिए कविता और बालक की अगर तुलना की जाए तो वो तुलना श्रेष्ठ है। अगर यहां से देखो, ये तो हो गई व्याख्या। यहां से प्रश्न आए, कवि ने मूल रूप से कविता की तुलना किससे मानी है या किसके साथ तुलना करना श्रेष्ठ माना है, तो बच्चे के साथ। कारण क्या है? बच्चा भी प्रत्येक परिवेश और आसपास के माहौल को, सभी लोगों को अपना समझता है, कविता भी अपना समझती है, किसी प्रकार का भेदभाव वह किसी के साथ नहीं करती है। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।